बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मामूल के मुताबिक मैं अपने मकान की बालाई मंजिल पर सामने वाले कमरे में सुबह के वक्त सो रही थी। मैं एमए इस्लामियात के फाइनल सेमेस्टर की तालिबा थी। मेरे घर की बालाई मंजिल में मेरे अलावा कोई भी नहीं सोता था। बाकी सब लोग नीचे वाली मंजिल में सोते थे। हमारा घर बड़ी जामे मस्जिद के साथ लगता था, जिसकी बेसमेंट में एक बहुत बड़ा मदरसा काम करता था। यहाँ पर दूर दराज से तलबा आकर दीनी तालीम हासिल कर रहे थे, जहाँ पर दर्जा अव्वली से लेकर मुफ्ती के आखिरी साल तक की तमाम उलूम दीनिया की तकमील की जाती। मैं उस वक्त अपनी जवानी के जौबन पर थी। मेरे एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मेरे वालिद का रुझान मजहबी होने की वजह से वो अभी तक कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे। जबकि मेरे साथ एक मुख्तलिफ वाक़या पेश आया था। एक दिन अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मा के लाख मना करने के बावजूद भी वो मदरसे पढ़ाने चले गए। दिन को अम्मा बहुत परेशान हुई, कहने लगी तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो इसी हालत में मदरसे चले गए। तुम जाकर उनकी तबीयत पूछो और चाय पानी का भी बंदोबस्त करो, हो सकता है वो मसरूफ़ हों। अम्मा के कहने पर मैं अब्बा की तबीयत पूछने घर के पास ही वाक़े मदरसे में चली गई। मदरसा पास था। उस वक्त नमाज का वक्त था। ज़ोहर के बाद अक्सर अब्बा अकेले में बैठकर ज़िक्र व अज़कार किया करते थे। यह उनके मामूल में शामिल था, जबकि उनके तलबा और तलबात नमाज वगैरह में मसरूफ़ होते। मैंने सोचा था अब्बा अकेले ही होंगे, इसलिए मैंने घर से नकाब वगैरह नहीं किया, चादर ओढ़ी और उनसे बात करने चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने मदरसे की दहलीज़ में कदम रखा, अगरचे मदरसा तो खाली था, लेकिन आज अब्बा अकेले नहीं थे। उनके पास एक इंतहाई खूबरू नौजवान बैठा हुआ था। हमारी नज़रें दो लम्हों के लिए चार हुईं। हम एक दूसरे को दिल दे बैठे। अगरचे उसने मोहब्बत का इजहार तो नहीं किया था, मैं भी वहाँ से उल्टे कदमों लौट आई थी, मगर मैं जानती थी कि दोनों तरफ बराबर की आग जल रही है। वो भी मेरे प्यार में घुल रहा था और मैं भी दिन रात उसे सोचने लगी थी। लेकिन अब्बा का हिजाब माने था। हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाए थे। कुछ ही दिनों के बाद रमज़ान का महीना आ गया। ये नौजवान लड़का एक दिन फिर हमारे घर में कुरान ख़ानी की दावत पर आया। ये दावत अब्बा की तरफ से थी। हर रमज़ान में मेरी दादी बड़ी एहतमाम से ये दावत किया करती थी। उस वक्त मैंने देखा अब्बा के शागिर्द जो कि दावत की तैयारियों में मसरूफ़ थे, उनमें वो लड़का भी शामिल था। वो इफ्तारी का सामान तैयार करने में मसरूफ़ था। हम दोनों की नज़रें दूसरी बार चार हुईं। अब की बार उसकी आंखें भी मेरी मोहब्बत का पता दे रही थीं, लेकिन आज उसके हुलिये में एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ थी। वो पहले की तरह हशाश बशाश नहीं लग रहा था। उसका चेहरा कमलाया हुआ था, आंखों में वीरानी छाई हुई थी, तो गोया वो भी मेरी तरह मेरे इश्क में डूब गया था। और फिर उसकी तस्वीर तो मेरे दिल में पानी की तरह उतर गई। वो हर वक्त मेरे साथ ही रहता था। शायद कि ये एकतरफ़ा मोहब्बत की दास्तान रकम होने जा रही थी। एक दिन मैं अपने घर की बालाई मंजिल पर सो रही थी। इन दिनों मुझे किसी बात का होश नहीं रहता था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे में किसी किस्म की हलचल पैदा हुई है। पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया, शायद नींद ज़्यादा गहरी थी, लेकिन जब नींद का गलबा कम हुआ, मैंने फिर से महसूस किया कि कमरे में मौजूद सरसराहट बढ़ रही है। अब कि मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा, मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे की सामने वाली खिड़की जो मदरसे के साथ ही खुलती थी, उससे एक साया सा अंदर दाखिल हुआ। ये ह्योला ऐसा था, ये साया बाकायदा ह्योले की तरह था। देखते ही देखते मेरे सामने इसमें अजीब से रंग भरना शुरू हो गए। ह्योले का रंग बदलने लगा और फिर अगले ही लम्हे मेरे सामने उसने एक हसीना का रूप धार लिया। वो इतनी हसीन थी कि मैं तो उसके सामने कुछ भी न लगती। सुर्ख लहंगे में वो दुल्हन के रूप में थी। उसके उरूसी लिबास पर हीरे मोती जड़े हुए थे। सुर्ख याकोती होंठ उसके चेहरे को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। वो इतनी खूबसूरत थी
कि उसकी नीली आंखों में सामने वाला डूब ही जाए। लंबे घने खूबसूरत बाल जो उसके घुटनों तक आते थे, जबकि सवरी हुई आंखों की भुएं जैसे किसी ने अभी नोक पलक संवारने के बाद छोड़ती हूँ। गुलाब के फूल से भी हसीन गुलाबी गाल जैसे किसी ने अपनी मर्जी के रंग दिए हों। मैं तो लड़की होकर उसके हुस्न में खो गई। वो भी यकबारगी से मुझे देख रही थी। मेरे कमरे में दाखिल होते ही उसने एक गिरफ्तार आवाज़ लगाई। वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी। फिर मुझे उसकी बात समझ आई। वो कह रही थी, वो मेरा है, तुम उसके बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूँगी कि तुम याद रखोगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि लड़की किसका जिक्र कर रही है और फिर मेरे कमरे में अचानक उसकी आमद कैसे हुई। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो अचानक ही बात करने के बाद खिड़की से बाहर निकल गई और मेरी आंखों के सामने से उसके आने का मंजर यकदम गायब हो गया। मैं बहुत हैरान भी थी और परेशान भी कि ये लड़की आखिर कौन थी, क्योंकि इसका हुलिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जिन परियों और देव भूत के बारे में मैंने अपनी दादी से बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थीं, लेकिन मेरा कभी इस मखलूक के साथ वास्ता नहीं पड़ा था। लिहाजा मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई इस तरह की बात हो सकती है। बहरहाल मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, अपनी नींद का खुमार समझ लिया। अगले दिन मैंने चश्मे पर जाना था। बताती चलूँ कि हमारे घर के पास ही मीठे पानी का एक चश्मा मौजूद था। यहाँ से अक्सर औरतें घड़े भर भर कर अपने घरों में पानी ले जाती थीं। अब्बा के मदरसे के शागिर्द भी मदरसे के इस्तेमाल का पानी यहीं से लेकर जाते थे। आजकल मेरा चश्मे पर आना जाना इसलिए भी बढ़ गया था कि मुझे उस दुश्मने जान की तलाश रहती थी। वो कहीं नज़र आ जाता तो मेरे नैनों की ईद हो जाती। बहरहाल ये शाम का वक्त था। मैं घड़ा लिए पानी के चश्मे की तरफ जा रही थी। वो नौजवान उसी वक्त मदरसे के दरवाजे से निकला। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। उसे देखते हुए मैं शायद कहीं खो ही जाती थी। उस वक्त भी पानी का घड़ा भूलकर मेरी नज़रें उस पर जम गई थीं। मैं जानती थी एक ही लम्हे में वो नज़र उठाकर मुझे देखेगा और फिर से नज़रों का और पैगामात का तबादला होगा, मगर इसकी नौबत नहीं आई। उसकी तरफ देखते हुए किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मैं पानी के करीब ही मौजूद एक गहरी खाई में गिर गई। बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। जब मैंने खुद को संभाला और मुड़ कर देखा तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरे पीछे वही लड़की खड़ी थी। वो गुस्से से भरपूर नज़रों से मुझे घूर रही थी। अब की बार उसकी आंखों से लाल सुर्ख अंगारे निकल रहे थे। ऐसा लगता था कि अभी इसकी आंखों से खून निकल आएगा। मैं तो ये सारा मंजर देखकर घबरा गई। मैं जब वापस घर पहुंची तो मुझे सख्त बुखार हो चुका था। मैं डर से थर थर काँप रही थी। मेरा बदन पसीने से शराबूर था। मेरा दिल करता था कि मैं बहुत से कंबल ओढ़ते लेट ही जाऊं। अम्मी ने जब मेरी ये हालत देखी तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने लगी, लेकिन डॉक्टर साहिब के चेकअप के बावजूद भी मुझे दवा से कोई फ़र्क न पड़ा। अम्मी परेशान थीं कि न जाने किसकी नज़र लग गई है। बाप बेटी दोनों ही बीमार हो गए हैं, जबकि ये सिर्फ मैं और मेरा खुदा ही जानता था कि असल मामला क्या है। कुछ दिन मेरी हालत ज्यों की त्यों रही। मेरे अब्बा एक बड़े बुज़ुर्ग आलिम दीन से कुछ पानी दम करवा कर लाए। मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ चुका था। मेरी दादी अम्मा भी ये देखकर समझ गई थीं कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन बात की तह तक पहुंचना उनके बस की भी बात नहीं थी, क्योंकि ना ही मुझ पर कोई जिन आशिक था, ना ही मुझे आसेब हुआ था। ये मसला तो कोई और ही था। बहरहाल 2 हफ्ते गुजरे। मेरी तबीयत रफ्ता रफ्ता संभलने लगी। इन्हीं दिनों मेरे इम्तिहानात नज़दीक आ गए। एमए इस्लामियात के आखिरी साल के पेपर्स करीब थे। मुझे रात दिन पढ़ाई करना पड़ती थी। वैसे भी मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। माँ बाप की उम्मीदें मुझसे ही थीं। सबकी नज़रें मुझ पर जमी होती थीं। घर में अब्बा ही थे जिन्हें बर वक्त मेरी शादी की फ़िक्र भी लाहक थी कि पता नहीं किस वक्त मैं अपने पिया के घर सुधार जाऊं। बहरहाल अब्बा बेटी होने के नाते मुझे पढ़ाई के साथ साथ अगले घर के लिए भी तैयार कर रहे थे। अब्बा की तरबियत करने का अंदाज़ बड़ा ही मुख्तलिफ था। बहरहाल मेरा फ़ाइनल इम्तिहान शुरू होने में 1 हफ़्ता बाकी था।
लेकिन मेरी हालत ये थी कि मेरा सर दर्द बढ़ता ही जा रहा था, ज़हनी दबाव में इजाफा हो रहा था। रात देर तक मैं अक्सर जागती रहती। आज भी मामूल के मुताबिक घर में सभी लोग सो गए थे। घड़ी की सुई रात का 1 बजा रही थी। मैं नींद की वजह से ऊँघ रही थी, लेकिन पेपर की वजह से सो भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक कमरे की खिड़की का पर्दा एक बार फिर से खिसका और साथ ही खिड़की के शीशे हिलना शुरू हो गए। देखते ही देखते शीशे टूटकर नीचे गिर गए। इस मंजर को देखकर मैं तो बौखला ही गई और फिर रफ्ता रफ्ता पूरी खिड़की खुल गई। मैं सिमट कर बेड में एक तरफ बैठ गई। तभी मैंने देखा एक सफ़ेद रंग का साया उसी तरह मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। ये वही साया था जिसे मैंने पहले दिन अपने कमरे में खिड़की से अंदर आते देखा था। देखते ही देखते साये ने एक खूबसूरत और फिर एक खौफनाक शक्ल की औरत का रूप धार लिया। उसका चेहरा काला स्याह हो गया था, जबकि उसके हसीन पंखुड़ियों जैसे होंठ बिगड़ कर लटक गए थे। उसके दांत चेहरे से निकलकर बाहर आ गए। अब मैं उससे खौफजदा हो रही थी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि अभी मेरी आजमाइश बाकी है। उसके हाथ खुद ब खुद लंबे और छोटे हो रहे थे। आंखों की पुतलियां भी सब्ज रंग की हो गईं, जिनसे रोशनी निकलकर दीवारों पर पड़ रही थी। मेरे पूरे कमरे का माहौल हैबतनाक सा हो गया था। कमरे में हल्की सब्ज रोशनी बिखरी हुई थी। उसने सांप की तरह एक फुनकारी मारी, जिस पर लगते ही ऐसे महसूस हुआ कि मेरा दिमाग बर्फ़ के अंदर डूब गया हो। मैं दीवार के साथ लगकर अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन मंजर देख रही थी। मेरा दिमाग चकरा रहा था। उसने हाथ ऊपर किए। मुझे लगा वो अभी मेरी गर्दन उड़ा देगी। तभी मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहती क्या हो? तब वो गिरफ्तार आवाज़ में कहकहा लगाकर बोली, तुम इंसान क्या समझते हो कि तुम जिन्नात से ज़्यादा अफजल हो? क्या तुम जानती नहीं, वो नौजवान लड़का जिससे तुम प्यार करती हो, दिन रात उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही हो, वो मेरा होने वाला शौहर है और उससे शादी की हकदार सिर्फ मैं हूँ। वो मुतकब्बराना अंदाज में बोली, फिर कहने लगी, अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दो। मैं चुपचाप हैरत से उसे देखे जा रही थी। उसने आगे बढ़कर मुझे बालों की चोटी से पकड़ा, खिड़की से नीचे लटका दिया। मेरा तो मारे खौफ के बुरा हाल था। अगर मैं यहाँ से छूट जाती तो सीधा गली की पक्की सड़क पर जाकर गिरती। मैं दर्द से कराह रही थी। मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, गोया मैं तो शोर भी नहीं मचा सकती थी। घर में सब गहरी नींद सो रहे थे। सभी अफराद मेरे ऊपर गुजरने वाली इस हालत से बेखबर थे। उस खौफनाक शक्ल की औरत ने फिर मुझे खिड़की से दोबारा अंदर फेंका तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, वरना अगर वो मुझे वहाँ से नीचे फेंक देती तो मेरी तो हड्डी पसली एक हो जाती। सुबह तक मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी हालत गैर हो गई थी। मेरी दादी अम्मा का अक्सर मामूल था कि वो मुझे आकर सुबह सवेरे उठा दिया करती, लेकिन आज वो हस्बे मामूल जब मुझे उठाने आईं तो उन्हें कमरे के बाहर से अजीबोगरीब पर और बाल मिले। उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया कि कोई मखलूक मुझे तंग कर रही है। फिर भी इन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म दर्द से चूर चूर था। दादी थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे में आईं। कहने लगी, बेटा रात को क्या हुआ है, तुम मुझे सच सच बता दो। तुम्हें किसी से भी खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये जिन्नात सिर्फ इंसान को डरा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैंने दादी की बात सुनकर हिम्मत की, उन्हें सब कुछ मनो अन बता दिया। दादी ने मुझे सख्त डांटा कि इतने अरसे से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था और तुमने नाम तक नहीं लिया। मैंने दादी के सामने अपनी सारी कहानी खोलकर रख दी कि मुझे एक नौजवान से मोहब्बत हो गई थी। मैंने अपनी छुपी मोहब्बत का एतराफ़ किया। दादी सारा मामला समझ गईं। वो चाहती थीं कि मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, लेकिन जब ये बात मेरे वालिद तक पहुंची तो वो मुझ पर सख्त नाराज़ हुए। कहने लगे, मेरी बेटी ने मुझे ये बताना भी गवारा नहीं समझा कि उसे मेरे मदरसे का बच्चा पसंद है। अगर मुझे बताती तो इस सब की नौबत नहीं आती। बहरहाल वालिद को तो पहले ही मेरी शादी की फ़िक्र थी। वो ये सुनकर मज़ीद परेशान हो गए। इन्होंने दादी अम्मा से सलाह मशवरा किया। तय ये हुआ कि मस्जिद के इमाम साहिब के सामने वो अपना मसला रखेंगे ताकि इस मुश्किल से जान बख्शी कराने में मदद हासिल की जा सके।
मस्जिद के इमाम साहिब जो मेरी दादी अम्मा का बेहद एहतराम किया करते थे, दादी अम्मा का पैगाम सुनकर फ़ौरन हमारे घर तशरीफ़ ले आए। इन्होंने मेरी हालत देखते ही पहचान लिया और मामले की तह तक पहुंच गए। इन्होंने अपनी जेब से कागज़ और पेंसिल निकाला, इस पर कुछ हिंद से तहरीर किए, कुछ देर पढ़ाई करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ मौजूद तमाम कुर्सियाँ हवा में झूलने लगीं। हवा की वजह से धूल भी उड़ रही थी। तभी अचानक वो औरत एकदम हम सब के सामने ज़ाहिर हुई। कहने लगी, तुम इंसान बाज क्यों नहीं आते? क्या हमारा कोई हक नहीं है कि हम जिन्नात किसी से मोहब्बत करें? मुझसे मेरी मोहब्बत क्यों छीनना चाहते हो? उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। उसने उसी खौफनाक औरत का रूप धार लिया जो उसने एक रात पहले मेरे सामने धारा था। इमाम साहिब ने अपना पढ़ा गया कलाम उस खौफनाक औरत पर फूंक मारा तो औरत के कानों से अजीब सा सियाल मादा बहना शुरू हो गया। कुछ ही देर में वो जलकर भस्म हो गई। उसी जगह ज़मीन पर एक काला गड्ढा बन गया। उसके बाद जब इमाम साहिब ने हमारा बाकी मसला सुना तो वो मुस्कुराए और कहने लगे कि हम उलमा हजरात अक्सर जुमे के खुतबात में इस चीज़ पर जोर देते हैं कि जब लड़का और लड़की जवान हो जाएं तो वालिदैन को चाहिए कि इनके निकाह का फ़ौरन बंदोबस्त कर दें। लेकिन क्या मजाल जो तुम लोगों के कानों पर जून तक रेंगे। काफ़ी देर गुफ्तो शनीद के बाद फैसला किया गया कि लड़के के वालिदैन को हमारे यहाँ मदऊ किया जाएगा ताकि इस मसले का देर पा और मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया जाए। जुमे का दिन मुख्तस किया गया। मेरी मंगनी मदरसे के उसी नौजवान के साथ तय पा गई जिसका चेहरा मैं अपने दिल में नक्श कर चुकी थी। ये सुनकर मैं तो खुशी से निहाल हो गई। मुझे अपनी मोहब्बत मिल चुकी थी। मैं अपनी दिल की आरज़ू पूरी होने पर बहुत खुश थी। मैंने कुछ रकम सदका भी की और शादी का इंतज़ार करने लगी। मेरा होने वाला शौहर मदरसे की तालीम मुकम्मल करके थोड़ा वक्त ही बाकी रह चुका था। वो एक मुफ्ती बनने वाला था। फिर हमने शादी के बाद अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारी। ज़िंदगी का आगाज़ हमने उन्हीं लम्हात को याद करके किया जिनमें हिजाब माने था और हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज तक मेरे शौहर को ये नहीं पता कि बीच में उन पर एक जिनज़ादी भी आशिक हुई थी। मैं उन्हें ये बात बताना भी नहीं चाहती कि खामखा का कोई मसला ना हो जाए। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या मुझे अपने शौहर को ये बात बता देनी चाहिए या फिर नहीं? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।